सो गाइस आज हम इंटरव्यू देखने वाले हैं विवेक शर्मा का। वही विवेक शर्मा जिसने रुद्रपुर की गलियों से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय किया है। वही विवेक शर्मा जिसने मैनी मोर शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। वही विवेक शर्मा जिसने इतने सारे म्यूजिक एल्बम कर दिए कि जिसकी गिनती तक ना रही। वही विवेक शर्मा ने कि जिसने दूरदर्शन के सारे सीरियल्स में लीड किया है। वही विवेक शर्मा जो एनटीवी कृष्णा तक में नजर आते हैं। वही विवेक शर्मा जिसने करियर के इनिशियल डेज में अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम किया। वही विवेक शर्मा जिसने इतने सारे काम किए कि आज उसकी गिनती तक नहीं रही। विवेक शर्मा से हमने बात किया कि कैसे एक्टिंग स्कूल जाना जरूरी है या नहीं, कैसे एक्टिंग स्कूल के नाम पर लोगों का चुतियापा काटा जाता है। विवेक शर्मा ने बताया कि कैसे बॉलीवुड के नाम पर उनके साथ कदम कदम पर धोखा रही। तो चलिए विवेक शर्मा इन द हाउस। कैसे हो? बढ़िया। और बड़ी मेहनत से आए हैं विवेक सर भी हमारे यहाँ। तो शुरू करते हैं सर। तो आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए, शुरुआत से कैसे शुरू हुआ ये सब। सबसे पहले तो मैं आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ, तो मेरी जर्नी की बात की जाए तो मतलब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो अगर आज के उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटे से मेरे को अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक्टिंग लाइन तो कहीं से कहीं तक नहीं थी। और बचपन से किसी का नहीं होता, डॉक्टर इंजीनियर का ही होता है बचपन हाँ, से। लेकिन बचपन में ये होता है ना। आपने देखा होगा जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोग मन ही मन में सोचते थे यार हम लोग क्रिकेटर बन जाएंगे। हाँ, तो इस वो तरह रहता से है। एक उस टाइम बचपना होता था तो ऐसा कुछ था नहीं। और मैं फिर क्लास में भी उस टाइम ऐसी था, मतलब भोला भाला एक सीधा टाइप बच्चा। अगर आज मैं उसमें देखूँ तो उस टाइम पे तो मैं बोलता तक नहीं था, ऐसा था। तो बहुत मतलब बचपन से तो आज की डेट में बहुत डिफरेंस है। लेकिन हाँ, बचपन में मेरे मन में इतना आता था कि यार मुझे राम का रोल करना है रामलीला में। हमारे यहाँ पे जैसे हाँ, रामलीला बचपन होती में है। सबका सपना होता है कि मतलब हल्का सा फेमस हो जाए। हाँ, मेरे मन में एक राम की छवि बार बार मेरे मन में आता था, यार राम का मेरे को किरदार निभाना है। तो मन में इच्छा थी लेकिन नहीं हो पा रहा था पूरा। मैं पापा से ज़िद करता था, मम्मी से ज़िद करता था कि मुझे राम बनना है। तो अच्छा, मैं पापा से ज़िद इसलिए करता था क्योंकि मेरे पिताजी ने लगभग 18 साल से ऊपर रामलीला करी है। अच्छा। यहाँ पे हनुमान जी का रोल करा है, विभीषण जी का करा है, कैकई का करा है। तो कहीं ना कहीं उनको देख के मेरे मन में एक इच्छा आती थी कि यार मेरे को राम बनना है। और छोटा था तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। उसके बाद फिर 2015 में जब मैं 10वीं क्लास में था, तब तब भी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब एक्टिंग से संबंधित कुछ नहीं था। उस टाइम मेरे को आज भी याद है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया। अच्छा। मैं रिचार्ज करवाने गया मेरे दोस्त की दुकान पे, रोहित नाम है उसका। तो उसने मेरे से ऐसे ही मज़े मज़े में पूछ लिया। उसने कहा विवेक भाई, आप रामलीला करोगे? रामलीला में लेकिन आपको सीता का किरदार करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कहा यार सीता, मन में तो राम चल रहा था। मन में राम चल रहा था, सीता कहाँ से, लेडीज़ किरदार। अच्छा, मैंने कहा यार छोड़ पड़े यार, जो होगा देखा जाएगा। हाँ कर दी मैंने। उसने क्या करा, उसने मेरी फ़ोटो खींची, लाइव फ़ोटो खींच के रामलीला के ग्रुप में भेज दी। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया इसने। तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहा होगा। रात को 9:30 बजे मेरे पे फ़ोन आ गया कि भाई आपको मंदिर में बुला रहे हैं, मीटिंग चल रही है रामलीला की, आप आइए। मैंने कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सही में सीरियस वाली बात अच्छा, होगी। मैंने उससे नहीं कहा कि मैं मजाक में कह रहा था। मैं चला गया। मैंने कहा यार ट्राई मारते हैं, क्या पता, मन में जो इच्छा तो है ही ना कि राम बनना है, क्या पता कुछ मिल जाए। तो मैं चला गया। मैंने कहा चल देखते हैं। वहाँ पे फिर जो है मुझसे पहले फिल्मी गाना सुना। अच्छा, वो गाना इसलिए सुन रहे थे जैसे एक चेक लेडीज, कर रहे थे। हाँ लेडीज़ किरदार है ना, तो उसमें एक वॉइस टच कैसा आता है, एक लेडीज़ वाला आता है या कहीं मतलब ज़्यादा और तो नहीं लगेगा। तो मेरे से गाना सुना। गाना सुनने के बाद उन लोगों को ठीक लगा। उन्होंने फिर कहा कि मतलब इस बार आपको जो है हम आधा रोल देते हैं, जो पुरानी सीता है वो आधा निभाएगी और आधा आपको देते हैं। आधा मतलब मुझे बोलने वाला नहीं मिला था 2015 में। लगभग एंट्री वगैरह हो गई, जैसे सीता स्वयंवर हो गया, एंट्री हो गई उसमें, या राम जी के साथ सीता का चलना वनवास। तो इतना सब जो था मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है हालांकि उसको। अच्छा। तो मुझे इतना मिल गया 2015 में। तो अच्छा, 2015 में एक और मेरे साथ जो मैं राम बनना चाह रहा था, वो भी इच्छा मेरी पूरी हो गई। दशहरे में स्वरूप मिल नहीं रहे थे, स्वरूप मतलब छोटे छोटे राम बच्चे लक्ष्मण जो बनते मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने मुंह से बोल दिया, मैंने कहा मैं कर मुझे लूँगा। मुझे राम बनना है बस। तो 2015 में वो मेरी इच्छा भी पूरी हो गई।
तो बहुत अच्छा लगा। फिर आया 2016, 10th के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। मन ही मन में मैं ये खुद से बातें कर रहा था कि यार मैं करूँगा क्या, पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, मतलब बिल्कुल बेकार भी नहीं कह सकता, एवरेज एवरेज पास होने लायक हो जाता था। हाँ। तो मन ही मन में सवाल उठते थे यार क्या करूँगा। फिर मैं अपने दोस्तों से, जैसे आप बैठे हो, मैं ऐसे ही दोस्तों से पूछता था। मैंने कहा यार क्या करना तू क्या करेगा आगे, 11th में क्या लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा। तो किसी से पूछता था भाई तेरा क्या फ्यूचर है, मतलब तू अपने फादर का क्या बिजनेस संभालेगा या क्या करेगा। तो ऐसे ही दोस्त लोग कहते थे यार मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब मैं अपना ढूंढता था मैं क्या करूँगा यार। तो उस टाइम मेरे को याद है बच्चे जो है जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पॉलीटेक्निक की ओर ज़्यादा जा रहे थे। इंजीनियरिंग। अब वो नाम सुनने में ना, इंजीनियरिंग उसकी ओर ध्यान नहीं दिया मैंने, नाम की उससे ध्यान दिया। मैंने पॉलीटेक्निक है यार, उसकी नाम ओर लग रहा है जाओ। कुछ। मैंने कहा यार चल यार ट्राई मारते हैं। मेरी एक दोस्त से भी बात हुई थी, मैं नाम भूल गया उसका। तो RIT है यहाँ पे रुद्रपुर में, तो वहाँ पे मेरी बात हो रही थी कि एडमिशन की। फिर मैंने पता नहीं क्या मन में आया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार कुछ और करना है। 10th के बाद की बात है। हाँ 10th के बाद नहीं, 10th ही चल रही थी मेरी। अच्छा। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार, मैं खुद से फिर बात करने लगा। एक होता है ना, आपने शायद डायलॉग सुना होगा कि जिंदगी एक बार कान में फूंक जरूर मारती है कि तुम जो मन से चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम बात सोचना चाह रहे हो। एक दिन ऐसा हुआ, रात के 2 या 3 बजे की बात है, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं खुद से ही बात कर रहा कि यार ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जो मतलब मेरे को भी मज़ा आए और मतलब दूसरों को भी अच्छा लगे और कहने में भी अच्छा लगे कि हाँ मैं एक अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से कोई बुरे प्रोफेशन नहीं है, बट मैं जो करना चाह रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं फादर का बिजनेस नहीं संभालना चाह रहा था। बिजनेस तो नहीं, सर्विस मैन है वो सहारा बैंक में। तो हालांकि मुझे भी वो मिल सकता था काम, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, उनके काम में हाथ नहीं डालना चाह रहा था। मुझे कुछ अपना ही करना था। तो एक बार फिर मेरे मन से एक आवाज़ आई जब मैंने आंखें बंद करी, एक्टर। मैंने कहा यार ये आया कहाँ से एक्टर। लोग होता है ना, लोग डिसीजन तुरंत ले लेते हैं, यार एक्टर आया, मैं यार कल निकल जाऊंगा शाहरुख खान बनने। तो मैंने वो नहीं, मैंने पहले जर्नी, पहले अपने फादर और मदर की जर्नी देखी, उनकी जर्नी में क्या ये कभी आया बीच में। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी से भाई लोग कहते थे कि उनको ना मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था। तो मम्मी के भाई लोग, मेरे मामा लोग कहते थे कि हम तेरे को मूवीज़ में ही बैठा देंगे, मतलब सिनेमा हॉल के अंदर ही बैठाए रखेंगे 24 घंटे, या टिकट काउंटर पे बैठा देंगे, टिकट पे ही वो बांटते रहना, या तेरे को हीरोइन बना देंगे। इस तरह की बातें, कहीं ना कहीं वो ताल्लुकात आया एक एक्टिंग का जो मेरे अंदर आया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने अपने पापा की ओर ध्यान दिया। तो उनकी ओर ध्यान दिया तो उनका पता लगा, उन्होंने 18 से 20 साल से ऊपर रामलीला में रोल किया है। अच्छा, तो इनहेरिटेड हो गया सारा काम। हाँ, तो फिर मेरे को क्लियर होने लगा कि हाँ शायद इसी वजह से ये एक्टर अंदर से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे माँ बाप ने किया है या सोचा है, पापा ने तो करा है। तो वो चीज़ शायद मैं आगे बढ़ा सकूं, तब ये मेरे मन में आया कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। तो अब कहाँ जाना है वो नहीं पता। फिर एक दिन भूषण छाबड़ा सर जी का, जिसका आपने कल इंटरव्यू लिया था, तो बहुत हम्बल सर। हाँ, बहुत ही बढ़िया पर्सन है। तो उनका मेरे फ़ोन आया कि विवेक, मतलब एक ऐसा ऐसा शूट चल रहा है बिलासपुर में, यूपी की सरकार के ऊपर उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाए थे, 4 क्लिपें बनाई है। एक रोड सेफ्टी के ऊपर, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है। एक पावर ऑफ वुमेन करके, और एक और है, मतलब पुलिस के ऊपर है। सब अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहला ब्रेक जो है मुझे भूषण छाबड़ा सर जी ने दिया। तो मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मैं तो बस पापा ने कहा था उनके साथ लग जा, कुछ तो उन्होंने तो बहुत काम कर रखा है, मतलब इतना काम कर रखा है, वो तो बचपन से ही इतना काम करते आ रहे हैं, मतलब काम गिनते गिनते ही थक जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा यार इतने बड़े एक्सपीरियंस सर है, मैं उनके साथ कैसे उठूंगा बैठूंगा, एक मन में झिझक से होती है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता ना। तो मैंने कहा चलो, मैं पहली बार तो मिला, पहले तो मैं भूषण छाबड़ा सर जी से डरने लगा। मैंने कहा यार अब इतने सीनियर एक्टर, अब इनसे मैं कैसे बात करूं, वो हल्का सा रहता है। हाँ, मन में झिझक सी रहती है। तो फिर सर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब बताया सर ने जैसे जैसे, वैसे मैंने वहाँ पे किरदार को निभाया। तो मुझे फिर आज भी याद है वो किरदार, एक में था थोड़ा मतलब नेगेटिव है उसमें, लड़की को छेड़ना होता है। तो मैं इस तरह से छेड़ने लगा कि रियल लगे, सबसे हट के लगे। अच्छा, कैरेक्टर में। हाँ, कैरेक्टर में। तो वहाँ पे मुझे आज भी ध्यान है, मेरे कानों में आज भी वो आवाज़ गूंजती है। वहाँ पे किसी एक ने कहा था कि भाई ये तो पक्का एक्टर है।
तो वो फिर मेरे मन में एक आया जब मैं ये सोच रहा था, तारीफ हो गई एक तो। तारीफ हो गई। अच्छा, तब भी मैंने नहीं सोचा कि इस फील्ड में जाना है, जब मैंने ये काम भी कर लिया। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में आया यार मुझे बनना तो यही है, क्योंकि अब मन से निकल गया। अब मैं क्या करने लगा, जैसे मेरी 10th कंप्लीट हुई, सब लोग तो अपना 11th करने लग गए, मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी। हालांकि मैंने ये गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा था। मैं चाह रहा था कुछ अपना करूँ जिसमें, अच्छा मैं इसलिए जल्दी चाह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे माँ बाप को मैं जल्दी खुशी दे सकूँ कुछ ऐसा करके। तो उसके बाद फिर जब 10th कंप्लीट हुई, मैंने मोबाइल में चेक करा कहाँ कहाँ एक्टिंग स्कूल अच्छे अच्छे हैं, कहाँ। उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कहाँ जाऊँ करके। तो दिल्ली में एक जगह है, जगह ध्यान नहीं आ रही मेरे को, फिगोट एंटरटेनमेंट नाम से कंपनी है, एक्टिंग स्कूल। हाँ, एक्टिंग एक कंपनी है। हाँ, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ उन्होंने क्या करा, ऑडिशन लिया मेरा, दिल्ली चला गया। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर डिमांड रखी कि आप इतने जो हमारा ये है 30,000 रुपये का एक्टिंग का कोर्स है, तो आप इसमें आप पहले पेमेंट करवा दीजिए। मैंने करवा दी। पहले एक्टिंग सीखिए, पहले एक्टिंग सीखिए फिर आपको काम मिलेगा। तो मैंने पेमेंट करवा दी। अच्छा, कोई वहाँ से जो होता है ना टीचर, बड़े बड़े स्कूल से पास आउट हो या वो आपको ट्रेन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो एक अमन नाम है उनका, अमन करके नाम है, तो उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी थी। हालांकि उनको खुद भी इतना कुछ नहीं आता जो वो मेरे को क्या ट्रेनिंग देंगे। तो उस टाइम तो आज के टाइम में मैं ये सब बातें कह पा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम तो मैं खुद ही एक ब्लैंक था, मुझे खुद नहीं पता नहीं, जो दिखा दे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। नॉलेज नहीं थी। वहाँ चला गया मुँह उठा के। लेकिन हाँ ये है, हफ्ते भर में वहाँ से मेरे को पहला काम मिला, दिशा चैनल पे काम मिला। दिशा चैनल आज के टाइम पे तो शायद नहीं आता, वो चैनल दिव्य आता है। उस टाइम पे दिशा चैनल में मेरे को काम मिला। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मुझे मिली थी 30 मिनट की। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम मृत्यु भोज करके है। तो उसमें मेरा छोटा सा एक किरदार रहा था। तो पहली बार जो है मुझे याद है 2016 में दिवाली के टाइम पे मेरे को पहला प्रोजेक्ट मिला था। तो एक दिवाली का धमाका हो गया था, खुशी रही मन में, खुशी हो गई थी। तो लोगों में यहाँ रुद्रपुर के एरिया में सब में खबर फैल गई कि यार विवेक एक्टर बनने निकला है, विवेक एक्टर बनना चाह रहा है, या टीवी में भी आ गया, कुछ अलग करना है, अलग हो गया क्योंकि काम भी आ चुका था। और एक छाबड़ा सर का काम तो चल ही रहा था वहाँ पे, वो यूपी के उसमें तो एक चला ही गया गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का काम तो फिर चलता ही रहता है, जब उनका मन चले थिएटर में चला लेंगे। तो वो तो था ही था। तो छाबड़ा सर की वजह से जो है मैंने ये उम्मीद जगाई, मैंने कहा यार अब तो हिम्मत जागी, अब आगे बढ़ना। तो ये काम भी हो गया। उसके बाद फिर वहाँ फिगोट एंटरटेनमेंट के यहाँ से मेरे जो है ताल्लुकात बिगड़ने लगे। अच्छा, बिगड़ने लगे, मुझे याद आया, मैं पूरा आपको बताता हूँ। टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की फिल्म जो है, मथुरा में गए थे, मथुरा में शूटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे मेरे से क्या डिमांड रखी, वहाँ से पहले तो हमसे कह दिया कि आपको हम काम दिलाएंगे अक्षय कुमार के साथ। मैंने अक्षय कुमार को भी वहाँ पे देखा, सब वहाँ पे जो गार्ड वगैरह, बाउंसर्स वगैरह सब वहाँ पे, पूरी टीम वहाँ पे यूनिट आ रखी थी, सबको देखा मैंने। तो एक लेडीज को भी वहाँ पे अक्षय कुमार के साथ किरदार मिल भी गया। अच्छा, अंदर की बात क्या थी कि उन्होंने पैसा खिलाया था, जो पैसा खिला रहा है उसको रोल मिल जा रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे से सर ने कहा विवेक आप 50,000 लगाओगे तो आपको अच्छा रोल मिल जाएगा, 1 लाख पे जो थे, हाँ 1 लाख लगाओगे तो आपको अक्षय कुमार के साथ खड़े होने का रोल मिल जाएगा। तो इतना तो समझ आने लगा, मैंने कहा पैसों का मामला है यार, कुछ तो गड़बड़ है। तो यही था, मतलब फिर मैंने सोचा यार 5-10 लाख रुपए लगा देता हूँ, अक्षय कुमार को हटा दो, सबसे बढ़िया मैं खुद ही कर लेता हूँ ये पूरी फिल्म जो बन रही है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर मेरे को लगने लगा ये जो हमारे साथ ये गेम चल रहा है, एक्टर से जो पैसा लेना, ये कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। क्योंकि हम काम करने आए हैं, हमें वो लोग पैसा देंगे, हम क्यों पैसा दें? अपना टैलेंट भी दिखाएं, उसके बाद पैसा भी हम दें। तो फिर ये तो अच्छा है कि उस टाइम पे मैंने पैसा नहीं लगाया वहाँ पे, मैंने वहाँ से सब छोड़ छाड़ के मैं अपना घर पे आ गया। दिक्कत इतनी हो गई थी कि 2016 में ही नोटबंदी का टाइम था। तो वहाँ पे फिर थैंक यू, तो नोटबंदी में फिर जो है वहाँ पे दिक्कत आ गई थी घर आने में। तो फिर जैसे तैसे जो है कहीं ना कहीं से अरेंज करा कुछ ना कुछ, फिर घर आया मैं।
फिर घर आके मैंने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो फिर मेरे पापा कहने लगे यार तू मतलब रहने दे, ये लाइन शायद तेरे लिए नहीं है, तुझे अभी नॉलेज भी नहीं है और तू कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, तू रहने दे। तब भी मैंने सोचा नहीं यार कहीं ना कहीं करना यही है। फिर उसके बाद 2016 के लास्ट दिसंबर में कहाँ पे, दिल्ली कौशंबी में, गाजियाबाद साइड, ट्राइविजन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक नाम है एक्टिंग स्कूल, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे ड्रामेबाज विंटर क्लास चल रही थी जो कि शायद 1 महीने की क्लास थी वो। तो वो 1 महीने के लिए आपने एडमिशन लिया था? वो 1 महीने के लिए मैंने एडमिशन लिया, जिसके लिए मेरे से पैसे लिए गए थे 8,000 रुपये। तो मैंने 8,000 रुपये दिए, मैंने कहा कोई बड़ी रकम नहीं है, कर लेता हूँ। तो सिखाने के लिए वहाँ पे जो आए, थपकी प्यार की सीरियल आता था, तो उसकी जो जो लीड एक्ट्रेस थी उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो वो एक तो वो आई सिखाने, एक बिग बॉस में आपको याद होगा शायद एक सौम्य ओम करके सौम्य, तो वो ऐसे ही आया था, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए आया था, उसका इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें, और एक शोले फिल्म में एक ने काम करा था, क्या नाम था, बीरबल नाम था उनका, पूरा नाम नहीं पता, बीरबल नाम था उनका, थोड़ा सा शोले फिल्म में भी काम था, उनसे भी नॉलेज ली मैंने। फिर वहाँ पे ही बनवारी लाल झोल, शायद आपने सुना होगा, हाँ, उन्होंने भी काफ़ी सारी फिल्मों में काम करा है। तो वो लोग सब वहाँ पे आए, फिर वहाँ पे मैंने नॉलेज ली। अच्छा ये सब तो ड्रामे क्लास तो ख़त्म हो गई, ड्रामेबाज वाली जो क्लास थी ये ख़त्म हो गई। उनका खुद का शो बन रहा था, एक शो का नाम था ड्रामेबाज करके ही था शो का नाम, सीजन 3 था। हाँ, जो आए थे वो, हाँ, सिखाने के लिए, हाँ ना, वो तो हमें ट्रेनिंग सिखा के चले गए। उसके बाद जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था उनका वो खुद का एक शो बना रहे थे, ड्रामेबाज सीजन 3 करके, जो कि एक रियलिटी शो है। तो वहाँ के लिए जो है हम लोगों से एंकरिंग करवा रहे थे। एंकरिंग करवाने का मतलब ये था कि उनके जो मतलब उनका जो काम है उसको हम प्रमोट करें जगह जगह जाके। मैंने यहाँ पे जितने भी स्कूल है रुद्रपुर में, यहाँ पे जगह जगह जाके उस स्कूलों में मैंने प्रमोट करा कि हाँ मतलब एक ड्रामेबाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 15 साल से अंडर उससे नीचे तक के बच्चों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। तो ये जगह जगह जो मेरे को वहाँ से सीखने मतलब मेरे को बताया गया कि आप यहाँ पे जाके ऐसा बोलिए, मैंने वो चीज़ करी। रियलिटी क्या है कि लोगों तक अपना प्रमोट करना, रियलिटी ये है कि फायदा निकालना, कुछ मतलब हाँ अपना काम बढ़ाना, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं था, खाली एक नाम का रियलिटी शो है। हम लोगों से एंकरिंग करवा रहे हैं और हमारा ही मतलब यूज़ हो रहा है जगह जगह, और हमें मतलब पेमेंट क्या मिली, केवल 1,000 रुपये। तो अगर इन एक्टिंग स्कूलों को मैं दुकानें कहूँ तो कुछ बेकार तो नहीं होगा इसमें कोई बात? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ये दुकानें ही है, ये मतलब बच्चों से पैसा लूट रही हैं, बच्चों से पैसा लूटते। अच्छा उसके बाद मैं अभी बीच में बताना भूल गया, हमारे से डिमांड रखी गई थी हम बनवा ले पोर्टफोलियो। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं होता था उस टाइम पे पोर्टफोलियो क्या होता है। तब मुझे पता लगा यार ये फोटोज होती है। अच्छा मैंने पोर्टफोलियो के लिए 90,000 का पोर्टफोलियो बनता है, मैं 75,000 रुपये दे चुका था। अरे इतना बड़ा घाटा मैं कर चुका हूँ, 75,000 रुपये दे चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद एक वो लोग फिल्म भी बना रहे थे, उसके लिए भी मेरे घर वालों से बात करी, उसके लिए भी 1 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसमें मैं 25,000 वो भी दे चुका हूँ। अच्छा, ना मैंने फिल्म की शूटिंग करी, ना मैं वो पोर्टफोलियो ला पाया, और ना फिल्म बनी है। अच्छा, और पोर्टफोलियो क्यों नहीं ला पाया, उससे पहले ही देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे मेरे जो, मैं नाम भी आज ले लूंगा बेझिझक होके, विजय भारद्वाज नाम है, उनसे मेरे संबंध बिगड़ गए थे। उनसे संबंध कैसे बिगड़े, अरे यार जाहिर सी बात है, आप मेरे को बता रहे हो कि विवेक सुबह आपको ये मेरे को सिखा रहे हो, जैसे कि मीडिया के आगे आपने ये बोलना है। जो उन्होंने मेरे को बताया मैंने वो जाके मीडिया के आगे बोलना था। ठीक है, जाहिर सी बात है, सुबह प्रैक्टिस करी, शाम को इंटरव्यू लेने आएंगे तो मुझे पता है ये बोलना है, ये बोलना है, कोई बात। मीडिया वाले आ गए, ठीक है, वहां पे उन्होंने अपना तो बोल दिया, और 1-2 बच्चों उनका जो था इंटरव्यू हो गया। हमारा जो सुबह की मेहनत लगी, हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा। मैंने सिर्फ एक बच्चे से, मुझे आज भी याद है, सिर्फ एक बच्चे से मैंने इतना कहा, मैंने कहा यार इतनी मेहनत करी और हमारा मतलब यार कुछ भी नहीं हुआ, और इतनी दूर आया, देहरादून आए, रुद्रपुर से देहरादून जाना, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी सी बात उनको बस बुरी लग गई, और उन्होंने मेरे को ऐसा ताना मारा, उन्होंने कहा तू हीरो है क्या, या तू एक्टर है। अच्छा, मेरे को थप्पड़ मार दिया, ढाबे के अंदर बैठे हुए थे, हम खाना खा रहे थे, मुझे आज भी याद है, मेरे को थप्पड़ मारा उस विजय भारद्वाज ने। अच्छा,
और मेरे से ये कहने लगा तू एक्टर है, तू हीरो है, जो तेरा इंटरव्यू लेंगे। वो बात मेरे दिल में लगी और मुझे आज भी याद है। मैं इसलिए बेझिझक होकर कैमरे के आगे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह सही था, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उनको क्या चाहिए था, उनको सिर्फ ये चाहिए था कि इससे पैसा तो जितना लूटना था ले लिया, ठीक है, अब इसको जैसे तैसे इससे पिंड छुड़ाओ, साइड हो जाए, हाँ साइड हो जाए। तो कुछ भी इंटरव्यू मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरी गलती ये रही कि उस टाइम मैं रिपोर्ट करवाने नहीं गया। मेरे नॉलेज में एक सीबीआई ऑफिसर भी थे दिल्ली के, उनसे मेरी 15 दिन बाद में जाके बात हुई, तो उन्होंने कहा आपने गलती कर दी, आपने रिपोर्ट करवानी चाहिए थी उनके खिलाफ। अच्छा। तो मैं नहीं करवा पाया। अच्छा, जो जितने सारे स्टूडेंट जो गए थे देहरादून वो सब उनकी साइड हो गए, और आज मैं सबको जानता हूँ, वो सब अलग हो गए उनसे, और आज मेरे से कहते हैं यार वो विजय भारद्वाज फेक है, उसने सब धोखेबाजी करी। मैंने कहा तुम्हें आज समझ आ रहा है? ये बात तो तब समझ आती ना जब मेरे को थप्पड़ मारा था, क्यों मारा। मैं कुछ नहीं कर पाया उस टाइम, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं वो लग गया, दिल पे बात लग गई कि अब तो करना ही पड़ेगा। और अच्छा, एक डायलॉग है थोड़ा मतलब सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मेरे कान में आज भी आता है, उसने मेरे से कहा था तू अगर मुंबई में हीरो बन जाएगा या एक्टर बन जाएगा, ये तेरे को कोई काम दे देगा तो मैं तेरा मुंह तक पी जाऊंगा। अच्छा, ये कहा था उसने। और यहाँ मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि नहीं, जो मैं चाहता हूँ जो आप इंटरव्यू ले रहे हो वो रियलिटी ही दिखे, रियलिटी चेक। लोगों भी ऐसे भी मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो एक्टिंग के लिए जाते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ पूरी सच्चाई नजर आए। हाँ बिल्कुल। तो ये उसके बाद जो है वहां से फिर मेरा ट्राइविजन से संबंध टूटने लगा। पोर्टफोलियो नहीं ला पाया मैं। वो क्यों नहीं ला पाया, बीच में मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो अच्छा, उस बीच में मैं मुंबई भी गया था। मुंबई में मैंने एक ऑनलाइन पेमेंट भरी थी, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाया था डांस की क्लास के लिए। अमरदीप सिंह नट आपने सुना होगा, उनके यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल करा था। सुशांत खत्री और राहुल, सब डांसर, हाँ ये सब जितने डांसर्स थे सब वहाँ पे आए थे। तो मैं फिर जब अमरदीप सर की क्लास में बैठा था तो वहाँ पे उस टाइम उन्होंने नया एक एक्टिंग स्कूल भी चालू करा था। मैंने उनसे पूछा, उनसे तो नहीं पूछा, जो उनकी मतलब असिस्टेंट थी उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैम मुझे डांस तो नहीं करना, सॉरी, मुझे एक्टिंग में जाना है। अच्छा। तो उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही बता दिया कि आप बने ही एक्टिंग के लिए हो, आपका चेहरा ही दूर से बता रहा है आप एक्टिंग ही करने आए हो। अच्छा। तो इतना तो मुझे फिर अंदर से श्योर हो गया कि हाँ यार, कहीं ना कहीं लोगों को भी वो नजर आने लगा है। तो ठीक है, दिल्ली से तो वहाँ वो ख़त्म हो गया पूरा। तो उसके बाद फिर मुंबई से भी मैं घर आ गया, मम्मी की जब तबीयत ख़राब हुई, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम फिर एक और दिक्कत आ गई मेरे घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत आ गई है, मेरे पापा जो है डिप्रेशन में रहने लगे। पहले तो एक तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रही, मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद फिर वो जो मतलब हमारी जमा पूंजी थी वो किसी और के हाथ में चली गई, जो कि मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन तो उस वजह से जो है हमारे मतलब पैसों में थोड़ी दिक्कत आ गई, फाइनेंशियल कंडीशन आ गई। दूसरा ये सहारा बैंक जो है, लोगों का भुगतान नहीं हो रहा, तो फिर पेमेंट कैसे, मतलब आगे कैसे खाते खुलेंगे। तो इसमें पापा के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। और उस बीच में मेरा सपना, मैं कहाँ जाऊँ, ना मैं अभी यहाँ का ना वहाँ का, ऊपर से इतना पैसा डूबो चुका। आधे से ज़्यादा लोग मेरे पे हंसते थे, एक्टिंग स्कूल के नाम पे बेकार हो गया था। हाँ, अब चीज़ें तो मेरे को समझ आ गई कि भाई हुआ क्या है, लेकिन सारी दुनिया मेरे पे हंसती थी कि यार तुम्हारा लड़का पागल हो गया, किस फील्ड में भेज रहे हो, भेजना है तो पढ़ाई करवाओ, उससे अच्छी फील्ड में भेजो। पढ़ाई तो मैंने छोड़ी है, तो मैंने खुद से छोड़ी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को मैंने गलत करा, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से मैं अगर देखूँ, अगर मैं आज शायद वो पढ़ाई नहीं छोड़ता और उस टाइम पे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती तो मैं शायद एक्टिंग फील्ड में नहीं होता, क्योंकि मेरे फैमिली अलाउ नहीं करती और मुझे दिल्ली की नॉलेज, ये बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल जो है इनकी नॉलेज मुझे नहीं मिलती, और शायद मैं अगर फेक लोगों से नहीं मिलता तो मैं ये नॉलेज जो आज मैं एक्टिंग की नॉलेज गेन करा बैठा हूँ, तो ये भी शायद मुझे नॉलेज नहीं मिलती और मैं ये फील्ड भी शायद नहीं चुनता फैमिली की वजह से। तो जब फिर दिक्कत आई, घर में वापस आया मैं 2017 में, मई की बात हो गई। उसके बाद फिर मेरे कदम रुक गए। फिर उसके बाद जब मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, उसके बाद फिर हल्द्वानी में मुझे याद है मैं मास कम्युनिकेशन के लिए गया था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू एक्टिंग छोड़ के तू मास कम्युनिकेशन ही कर ले। मास कम्युनिकेशन में बेनिफिट एक ये भी है ना कि अगर आप न्यूज़ एंकर भी बन जाते हो तो कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि हाँ संबंध मिल जाएगा, एक्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना यार अब इसमें ही हाथ मार ले। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया,
बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल मन हट गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, फील नहीं आ रहा वो फील काम। नहीं आ रहा था। अच्छा, चौथे दिन जब एक्टिंग की क्लास हुई, उसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो भी दिन आज तक नहीं भूला मैं, पिक्स भी पड़ी है मेरे पे। तो फिर मुझे फिर कहीं ना कहीं लगा यार साला बना तो एक्टर के लिए हो, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ। पहुंच नहीं अच्छा पा रहे फिर हो। मैं, हाँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ। फिर क्या दिक्कत हुई, अब जाऊँगा, अगर मैं मास कम्युनिकेशन भी छोड़ दूँ तो फिर उसके बाद कहाँ जाऊँ। तो मैं ऐसे ही फेसबुक चला रहा था, तो मुझे डीजेएम का नाम नज़र आया, दीपक गुप्ता एक्टर मेकर। तो मेरी दीपक गुप्ता जी से बात हुई, जो कि मेरे सर है, मेरे गुरु है, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, जिनसे मैं एक्टिंग के मामले में कहूँ तो सही रास्ता मैं उनकी वजह से मुझे मिला रास्ता। तो मैंने फिर उनसे बात करी। तो फिर जब मैं मुरादाबाद में गया, तो उन्होंने मेरे को देखते हुए पहचान लिया कि विवेक तुम। मैंने कहा हाँ सर। तो मेरा वहाँ पे ऑडिशन लिया, ऑडिशन भी मेरा अच्छा हुआ। वो एक एंट्री में ऑडिशन लेते हैं कि मतलब पहले एक्टिंग कैसी है, सिखाने के बाद में कैसी होगी। तो ठीक है, वो ले लिया। 3 महीने का कोर्स करा, 3 महीने की फीस जो थी 60,000 रुपये थी। अच्छा, ठीक है। इस 60,000 के बीच में मैंने 3 महीने का अच्छे से कोर्स करा, डिप्लोमा कोर्स था। तो वो कोर्स, अच्छा, मैंने डीजीएम को ही क्यों चुना, क्योंकि मैंने देखा वहाँ से एक्टिंग स्कूल में से जो स्टूडेंट जो पहले से पास आउट है, वो सीखने के बाद वो मुंबई में टीवी और फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिल रहा था कि मतलब जिससे आपको पता लग सकता है कि मुंबई में कैसे काम मिलता है। और मुझे भी यही जानना था, क्योंकि मैं बहुत फेक लोगों के बीच में भटक चुका था। नॉलेज नहीं थी। मुझे काम नहीं, मुझे पहले नॉलेज चाहिए कि भाई ये है क्या, कैसे मिलता है काम। ठीक है, मैंने 2017 में कोर्स ज्वाइन करा, दिसंबर लास्ट में मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। उस बीच में नुक्कड़ नाटक करे मैंने। फिर जब मेरा 105 बैच था उस टाइम पे, मेरा 106 बैच जब चल रहा था, तो मैंने भी अच्छा, मेरे पे फिर दिक्कत वही थी, फाइनेंशियल दिक्कत इतनी थी कि मैं मुंबई जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को दीपक सर ने बताया कि हमारे स्कूल के लिए आप थोड़ा सा मतलब प्रमोट करो, कैनोपी कैंप जैसे आप देखते हो सिम वगैरह लगाते। तो मैंने जगह जगह जाके यूपी के शहर में या उत्तराखंड में या जितने भी छोटे मोटे शहर है, मैंने जगह जगह जाके कैनोपी लगाई, लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा एक्टिंग स्कूल है। उससे मुझे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो मैंने जोड़े। उसके बाद भी 3 महीने मैंने वो काम करा, फिर भी मेरा पैसा वो हाथ में रुका नहीं। तो फिर वो कहीं ना कहीं सपना वही का वही रह गया। 2018 भी ऐसे निकलने को आ रहा था, अप्रैल की बात आ गई, कुछ नहीं समझ आ रहा था। सर ने कहा विवेक जब तक पैसा नहीं जोड़ोगे तो कैसे मुंबई में सर्वाइव करोगे। जाहिर सी बात है, मुंबई जैसे शहर में पैसा थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। अगर वहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको कमाना तो पड़ेगा ही रहने के लिए। पीयूष मिश्रा जी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे मुंबई ऐसा शहर है, अगर वहाँ बिना पैसों के जाओगे आप तो शहर ऐसा कि निगल लेगा बिल्कुल जाहिर से सही बात है। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत है, पैसा बिल्कुल नहीं है। फैमिली सपोर्ट तो पूरा है, फैमिली ने कभी मेरे को मना नहीं करा कि तू इस लाइन में मत जा करके। उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा कि तू जो कर रहा है कर, लेकिन तेरे को हम टाइम देते, तू 5 साल के अंदर अगर कुछ नहीं कर पाया तो तू घर बैठ जाना। ठीक है। दुनिया वाले गाली बक रहे हैं क्योंकि पापा पे पैसा नहीं, पापा डिप्रेशन में, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मैं चला हीरो बनने। अब जाहिर सी बात है, यहाँ आसपास में कोई ऐसा बंदा ही नहीं, एक्टर नहीं, जो मतलब कि कहे कि हाँ यार ये इसमें कुछ है। छाबड़ा सर को वो मेरे में नजर आता था, तो ये मेरे को मोटिवेट करते थे, मेरे को काम देते थे। जो भी इन पे प्रोजेक्ट आया, मेरे को फोन आया, विवेक अरे ये काम है आ जा, ये काम है आ जा, मैं चले जाता था। तो इनके साथ मैंने काम करा। तो एक केवल मेरे को छाबड़ा सर ने मुझे समझा रुद्रपुर के अंदर, बाकी किसी ने नहीं समझा। क्योंकि वही है ना, जो जिस फील्ड में हो वो उसको वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझेगा। तो लोग तो खाली चकाचौंध देखते हैं, सोचते हैं यार बहुत बढ़िया मिल जाए, जैसे पेड़ में फ्रूट्स लगे होते हैं, बस उसकी ओर ध्यान जाता है। वो जड़ें कैसे निकली है उसकी ओर कोई नहीं ध्यान देगा, पेड़ किसने लगाया कैसे। तो उसके बाद फिर डीजीएम का कोर्स भी ख़त्म हो गया। 2017 में मेरा मतलब जाना नहीं हो पाया मुंबई। मैंने काम वाम करा, पैसा वैसा जोड़ा, तो कहीं ना कहीं फिर मेरा फिर कदम रुक गए। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत काम करा। फिर 18 में आ गया था, 18 की बात बता रहा था। तो 18 में रुद्रपुर में एक एक्टिंग स्कूल खुला था, वाइड फ्रेम एक्टिंग के नाम से। मैंने वहाँ पे भी एडमिशन ले लिया। इतना सीखने के बाद भी मैंने फिर भी वहाँ पे एडमिशन ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं
नॉलेज मैं सोच रहा था यार 3 महीने 4 महीने घर बैठा हुआ हूँ, कुछ करो। मैंने बैठ के टाइम वेस्ट कर दिया ये, मुझे फिर से शुरू से वो रिकवर करना है, मुझे फिर से सीखना है। मैं वहाँ चला गया सीखने। तो वहाँ लगभग मैं 10,000 भर चुका था। अच्छा, क्या फीस रही थी वहाँ की? शायद उस टाइम पे 20,000 थी। अच्छा, तो हाँ 10,000 मैं भर चुका था। 1 या 2 महीने का कोर्स था। अभी नया नया खुला था, अब नए नए में तो हर कोई फीस थोड़ी कम ही रखेगा। हाँ। तो उस 10 दिन के अंदर जो है हमारे यहाँ पे रुद्रपुर में सिटी क्लब में, होटल सिटी क्लब है, हाँ, वहाँ पे एक प्ले हुआ था जन्माष्टमी के ऊपर। तो उसमें जो है मेरे को नारायण की भूमिका निभाने का मौका मिला। इस्कॉन टेम्पल से जो है जितने भी है सब यहाँ पे आए थे हमारे एक्टिंग स्कूल में। तो उन्होंने मेरे को एक तो नारायण का रोल दे दिया, दूसरा एक पूतना जो होती है राक्षसनी। तो अच्छा, लेडीज किरदार कोई बनना नहीं चाह रहा था। आपको बहुत मिला है? मेरे को बहुत मिला है। मैं बीच में तो अभी बहुत कुछ खा गया हूँ। रामलीला तो मैं बताना ही भूल गया था। तो मैं अभी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा। क्या पहले ये बता दूँ तो 2018 में फिर मैं नारायण और पूतना का किरदार भी निभाया मैंने। तो स्टेज पे जैसे मैंने निभाया तो मेरे को सर से ये तारीफ मिली कि मतलब विवेक, आपका किरदार ही, मैं सिर्फ आपको ही देख रहा था, किसी को ही नज़र नहीं आ रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक यार सामने से सर मुझे देख रहे हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और उधर से आपने NSD सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से एक मैम आ रखी थी, डॉली मैम नाम है उनका। उन्होंने मेरे से हैंडशेक करा और मेरे को कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा करा है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब गर्व की बात है कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से टीचर आई हुई मेरी तारीफ कर रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो फिर यही था, नारायण के रोल के बाद फिर सर ने मुझसे कहा कि आपका रोल तो बहुत अच्छा रहा, स्टेज पे सिर्फ मैं नज़र आ रहा था उस रोल में। तो सर ने मेरे से कहा आप जो है पैसा इकट्ठा करिए, आपको जो है मुंबई में मैं परम अवतार श्री कृष्णा NTV पे जो आता है उसमें आपको छोटा सा हाँ एक रोल दिलाऊंगा। तो मैंने कहा सर बट मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँ? 10-20 हज़ार भी अरेंज करना उस टाइम बहुत मुश्किल हो गया था। तो कहीं ना कहीं फिर पापा ने कहा तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो उन्होंने जो है 10,000 रुपये मेरे को दिए। सर ने रात को ही मेरे को स्क्रिप्ट भेज दी थी। उन्होंने कहा कि इस स्क्रिप्ट पे आप जो है तैयार कर लो। मैंने फिर अच्छे से वो स्क्रिप्ट पढ़ी, क्या है क्या नहीं है सब समझ लिया। तो इतना तो फिर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था कि हाँ वहाँ जाके मुंबई में जाके मुझे इसी स्क्रिप्ट पे ऑडिशन देना है। हाँ, लेकिन मैंने मुंबई जाने से पहले एक अपने मन में एज एन एक्टर ये सोचा था कि अगर मेरे को वहाँ काम मिलेगा तो मैं समझ जाऊँगा शायद इस लाइन के लिए बना हूँ, और नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं फिर मैं थोड़ा कुछ और काम में भी ध्यान दूंगा। क्योंकि मैं मानता हूँ लोग अक्सर कहते हैं कि इस लाइन में कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं देखिए किस्मत से भी बढ़ के कुछ नहीं होता। किस्मत भी बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क, पेशेंस और डेडिकेशन, ये सब चीज़ें अगर आपके साथ है तो प्लस आपका क्राफ्ट भी अगर आपके साथ है, लेकिन किस्मत नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो कामयाबी जो चाहिए वो फिर रह जाती है। जो कि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत से काम करे हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो आज उनको काम नहीं मिल रहा तो जगह जगह भटक रहे हैं। तो मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं भी थोड़े बहुत काम करूँ उसके बाद आगे काम ना मिले। तो मैंने खुद से एक सोचा था, क्योंकि मन एक अपने आप में सब कुछ होता है कि मन से सोचो। तो फिर मैं वही सोच के गया, काम नहीं मिल रहा था, वहाँ जाके दिक्कत आ रही थी क्योंकि मुंबई इतना बड़ा शहर है, इतना इजीली काम नहीं मिलता। अच्छा, जो स्क्रिप्ट मेरे को तैयार थी उस पे मेरा ऑडिशन हुआ ही नहीं, दूसरे स्क्रिप्ट पे हुआ और निमकी मुखिया के सेट पे गया था मैं। उस सेट पे नहीं ले आया, उस सेट पे मैं हाँ गया तक नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर मेरे मन में एक डर पैदा हो गया, नर्वस हो गया, क्योंकि इतने बड़े शहर में एकदम से वहाँ पे आना, मतलब रुद्रपुर से मुंबई पहुँचना, डायरेक्ट ऑडिशन देना, जिसके लिए मैं प्रिपेयर भी नहीं था खुद से। मानता हूँ एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली, बट कहीं ना कहीं नर्वस था मैं। एकदम से जाके ऑडिशन देना बहुत मतलब टफ लग रहा था मेरे को। फिर कहीं ना कहीं हिम्मत टूट रही थी मेरी। 8-10 दिन निकल गए, कुछ काम नहीं मिल रहा था। खुद से एक सेल्फ वीडियो बनाई। सेल्फ वीडियो को जो है हमारे जो सर के कांटेक्ट थे उन्होंने अपने सर्कल में भेजे कि हाँ अगर इसके लायक कोई काम हो तो उसको दिलाना, कांटेक्ट करना। हाँ, तो नहीं मिल रहा था। लेकिन मम्मी ने कहा कि गणपति बापा के दिन चल रहे हैं, देखना
बाप्पा जो है मतलब प्रसाद दे के ही भेजेंगे, खाली हाथ नहीं आएगा। उस टाइम रामलीला का भी टाइम आने वाला था, तो मैं ये सोच रहा था, सबको पता तो है कि मैं मुंबई गया हूँ, लेकिन अगर काम नहीं मिला तो फिर मैं मतलब सबकी नज़रों में भी गिर जाऊंगा। और जो लोग गालियां मेरे को देते कि भाई क्यों हीरो बनने निकला है, कुछ नहीं है इस लाइन में, वो और बोलेंगे। हाँ, और क्योंकि इस फील्ड को ना सब गंदगी तरीके से देखते हैं कि सब गंदगी ही भरी हुई है। हाँ। लेकिन ये चीज़ वही समझ सकता है जो एक एक्टर है। हाँ। तो फिर मेरे को फिर मम्मी की बात सच हुई, मेरे को काम मिला, और काम भी देखिए मेरे को मिला उसी में ही, परम अवतार श्री कृष्णा में। तो NTV पे ही मेरे को पहला काम मिला, हालांकि ये दूसरा काम था। 2 दिन टीवी सीरियल ये टेलीकास्ट हुआ था। ज़्यादा बड़ा आपका रोल था? हाँ, 2 दिन रोल था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा मोटा ही था, कैरेक्टर कह लो। तो इससे ये हो गया, मेरी उम्मीद बढ़ गई कि कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया। हाँ, कि मुंबई का मतलब क्या है, कितनी और प्रैक्टिस चाहिए, या क्या मेरे अंदर कमियां हैं। निमकी मुखिया में काम क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का फर्क था। जो भाषा वहाँ उस सीरियल में चलती है वो मैं बोल नहीं पा रहा था फ्लुएंटली, तो कहीं ना कहीं उसमें काम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद फिर जब काम मिला, उसके बाद फिर एक कलर्स पे भी एक शो मिलने वाला था, लेकिन मेरे पे पैसे ख़त्म हो गए थे, वहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुंबई में अगर काम आपको मिलता है तो चेक जो है 3 महीने बाद आता है। हाँ। तो फिर इतना आगे मैं पहुँच गया, फिर उसके बाद जो है मैं घूम फिर के घर आ गया। लेकिन हाँ, इतना श्योर हो गया कि हिम्मत नहीं हारनी है। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि भाई मतलब रुद्रपुर से जाके सीधा डायरेक्ट काम मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, नेशनल टीवी पे आना। उसके बाद फिर यहाँ पे रामलीला करी। रामलीला तो मैं करते ही आ रहा हूँ, लगभग आज 5-6 साल हो गए हैं। रामलीला में लेडीज़ किरदार निभा रहा हूँ, सीता, शूर्पणखा, बांधी, या दशहरे में स्वरूप बन जाता हूँ। तो ये सब तो कंटिन्यू चल ही रहा है, कहीं ना कहीं स्टेज परफॉर्मेंस तो चल ही रही है। मतलब आपने रामलीला में ज़्यादातर कैरेक्टर निभा रहे? हाँ, रामलीला में तो ज़्यादा है ही है। प्लस इसके लिए मैं राहुल मिगलानी मेरा दोस्त है, उसने मुझे डांस की क्लासेस भी दी है। जैसे मैं एक एक्टर के लिए डांस भी आना ज़रूरी है, उतना तो नहीं जितना एक्टिंग ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डांस भी उससे मैंने दोस्त से अपने सीखा है। तो मैं वही सीख के उसमें रामलीला में परफॉर्म करता हूँ। सीखना और परफॉर्म करना वो एक अलग हो गया, लेकिन परफॉर्म के साथ वो एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि वो रोल एक ऐसा है जो मैं निभा रहा हूँ जो पब्लिक को अपनी ओर खींच सके। तो वो मैंने निभाया यहाँ पे। उसके बाद फिर जब मैं रुद्रपुर आ गया था तो मेरे पे राजीव गाबा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा विवेक, हम हेलमेट के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं? मैंने कहा मतलब करने की तो इच्छा है, लेकिन मतलब ये मुझे पता नहीं था किस में डलेगा ये। तो ट्रैफिक डायरेक्टोरेट पुलिस करके एक फेसबुक में पेज है, पुलिस वालों का है, जो उत्तराखंड के ऊपर ही है जी। उसमें जो है हेलमेट वाला प्रोजेक्ट मेरा डला था। वहाँ शूट हुआ, लगभग 1 मिनट का वो शूट हुआ था, जो कि नज़दीकी सिनेमा हॉलों में भी चला, यहाँ रुद्रपुर के सिनेमा हॉल में प्ले हुआ गया। हाँ, मूवी टाइम, ये चावला जो पहले चावला नाम था, आज मूवी टाइम है, उसमें सिनेमा हॉल में चला। अच्छा, 3-4 महीने हो गए थे चलते हुए, मुझे पता नहीं था कि मेरा ऐड सिनेमा हॉल में चल रहा है। अच्छा। मेरे को लोग आते थे, कहते थे अरे भाई तेरे को हमने वहाँ हॉल में देखा। मैंने कहा मेरे को हॉल में देख लिया, मैंने तो काम ही नहीं करा। किस में देख लिया? कह रहे अरे हेलमेट वाले में। फिर मैं गया, मैंने देखा अरे यार ये तो उसमें आ गया। तो एक अपने आप में खुशी की बात है कि यार मतलब चलो बाहर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने शहर में ही मैंने खुद को एक बड़े पर्दे पे देखा, छोटे रोल में ही, या छोटा सा एक ऐड ही था वो तो अच्छा, लेकिन था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ही फिर उसके 10-15 दिन बाद एक और प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, वो भी गवर्नमेंट था। तो इसके लिए तो मैं राजीव गाबा जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे काम दिया। उसके बाद फिर वही जर्नी स्टार्ट हुई। काम तो मिल रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन सरवाइव के लिए मेरे पे पैसा नहीं था। माँ बाप से सपोर्ट तो था कि हाँ तू कर, हम तेरे को रोकेंगे नहीं, लेकिन फाइनेंशियल कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब कहाँ जाऊँ। उसके बाद फिर 2018 की ही लास्ट में भूषण छाबड़ा सर जी का मेरे पे फ़ोन आया। उन्होंने मेरे से कहा विवेक, एक हॉलीवुड की टीम आई है जो हल्द्वानी में शूटिंग कर रही, ओमाया फिल्म का नाम है। हाँ, हॉलीवुड की फिल्म। हाँ, भूषण सर ने भी उसमें काम किया हुआ है। हाँ, तो उनके साथ ही मेरा रोल था। तो उन्होंने कहा विवेक मतलब चलो मेरे साथ। मैं गया, डायरेक्टर सर से, भूषण छाबड़ा सर जी ने बात कराई कि एक्टर है, अगर काम हो इसके लायक तो बताइए। उसके बाद फिर मेरे को ओमाया मूवी में मेरे को काम मिला।
भले आज वो मूवी थोड़ा लेट हो रही है रिलीज होने में, या अभी बहुत कुछ उसमें काम बाकी है, लेकिन एडिटिंग चल रही है उसकी? एडिटिंग चल रही है, या कह लो अभी कुछ शूट अभी बाकी है उसमें। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि मुंबई के डायरेक्टर हो या स्विट्जरलैंड और पेरिस वगैरह से टीम एक आ रही है, हॉलीवुड की टीम, उनके साथ हम शूट कर रहे हैं। डीओपी वगैरह, कैमरामैन सब बाहर के थे। हाँ, तो अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कह सकते कि हाँ, हॉलीवुड में भी काम किया है। और दूसरा ये कि उसके ही थोड़े दिन बाद 3D नाइट शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था, जो मुंबई से ही डायरेक्टर लोग आए थे। उसमें भी अभी रिलीज होने में शायद अभी पता नहीं हुआ नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया, बट हाँ मैंने उसमें भी काम करा। तो ये 2018 तक का तो इतना रहा। तो फिर आपने बताया कि मैं मोटिवेट रहता हूँ काम करने के लिए जी। घर से भी सपोर्ट रहता है, जी जी। सब चीज़ रहता है। तो आपको जो अंदर से कौन सी चीज़ है जो पुश करती है कि नहीं अभी और काम करना है, या फिर कोई ऐसे बंदा जो आपको मोटिवेट करता हो, या फिर ऐसे घर में क्या माहौल है ऐसा जिससे आप मोटिवेट होते हो? देखिए, बंदा तो ऐसा कोई नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती खाली जेब। हाँ, मेरे पे पैसा नहीं है, खाली जेब है मुझे। फिर मेरे पे खाली जेब का मतलब ये है कि कोई प्रोफेशन मेरा पहले से बना हुआ नहीं है, ना पापा का बिजनेस है, ना किसी मेरे रिलेटिव का कुछ ऐसा है कि हाँ तू ये कर ले तू बन जाएगा, या तेरे को हम काम दिलवा देंगे। कुछ ऐसा पहले से पका पकाया है ही नहीं। तो यही क्रिएट चीज, करना है। हाँ, ये मुझे खुद क्रिएट करना है। तो यही चीज जो है मेरे को अंदर से मोटिवेट करती है कि अब जब खुद ही क्रिएट करना है तो कुछ ना कुछ अपना ही करूँ ना, जिससे मुझे कामयाबी भी मिले और माँ बाप का नाम भी रोशन हो और सफलता भी मिले। तो ऐसे ही फिर काम मिलते रहा धीरे धीरे। उसके बाद फिर 2019 में फिर से वही कहानी, मतलब जेब से खर्चा नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं। तो फिर मैंने खुद से एक फैसला लिया। मैंने कहा देखो, माँ बाप तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं थोड़ा सीरियसली लेने लगा। उसके बाद मैंने फिर, मेरी एजुकेशन इतनी हाई तो नहीं थी उस टाइम पे, मैं 12th ही कर रहा था। तो उस बीच में मेरे को कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिल सकती थी, और फिर मैं यही आसपास में फैक्ट्री में काम करने चला गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए मैं काम कर लेता हूँ। हाँ, खुद का खर्चा निकालने के लिए मैंने फिर 2-3 महीने काम करा। उसके बाद फिर मन तो नहीं लगता था, क्योंकि मन एक ही चीज़ में आ गया, एक्टिंग। हाँ, तो नहीं हो रहा था, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल, लेकिन करा ज़बरदस्ती। अच्छा, उस टाइम पे मैं ज़्यादा मम्मी पापा से भी इतनी बात नहीं करता था, इंटरेक्ट नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि इतना बुरी कंडीशन थी कि मैं उनसे क्या बोलूँ। सब मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हुए कि हाँ तू कमाएगा, तू बनेगा, तू करेगा सब कुछ, लेकिन मैं खुद अभी कहाँ से करूँ। फिर मैं, भैया भाभी है मेरे, तो मैं अपनी भाभी से यही एक ही सवाल पूछता था, भाभी मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं कभी जो मैंने सोचा एक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा? तो मेरी भाभी मेरे को यही कहती थी, देख विवेक, तूने सोचा है तो अभी तो तेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई, अभी तू कैसे सोच सकता है कि अभी तू नहीं बनेगा? तो उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी। देखो, उन्होंने ये भी कहा कि देखो, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपके पीछे खड़े हैं। बाकी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मेरे को। उन्होंने कहा कि देखो, इसी लाइन में ट्राई करते रहो। जब इतना काम मिल गया, मुंबई में भी थोड़ा बहुत काम मिल गया, तो देखना आगे भी मिलेगा। कहीं ना कहीं उनकी बातों से एक हिम्मत मिली मुझे कि हाँ अभी नहीं छोड़ना चाहिए। मन में डर तो लग रहा था कि यार मैं पता नहीं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। 2019 भी निकलने को था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। फिर वही रामलीला तो हो गई, लेकिन मुंबई नहीं जाना हो रहा था। फिर मेरे पे भूषण छाबड़ा सर जी का फ़ोन आया, मेरे से कहा विवेक, यहाँ तू अपने मोबाइल से जो है ऑडिशन बना के मेरे को भेज दे। उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी थी मेरे को। मैंने ये नहीं पूछा किस काम का, किस सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहे हैं क्या है, मैंने भेज दिया। तो अच्छा, मैंने नॉर्मल भेजा। मैंने कहा शायद ऐसी होगा, छोटा मोटा ही होगा। दाढ़ी भी इतनी जैसे आज बड़ी हुई है वैसी बड़ी हुई थी। बढ़ने का कारण भी यही है, लॉकडाउन है, कहाँ से कटवाए। तो उस टाइम भी ऐसी था, घर में ही रह रहा था, नहीं कटवा पाया। मैंने ऐसी नॉर्मल ऑडिशन भेज दिया, सर ने आगे भेज दिया मोबाइल से शूट करके। हाँ, सर ने आगे नहीं भेजा। सर ने मेरे से कहा, छाबड़ा सर ने, कि विवेक थोड़ा और अच्छे से बना के भेज, मतलब मजा नहीं आया। हाँ, मजा नहीं आया, एक एक्टिंग डाल अपनी उसमें, जान डाल, ऑडिशन में जान नहीं है। तो मैंने फिर थोड़ा सीरियस होके उसमें जो है जान डाली। मैंने कहा देखते हैं कहाँ कमी है। फिर मैंने एक अच्छे से और भेजा। उसके बाद फिर जो है अगले दिन मेरे पे रमेश खन्ना जी का फ़ोन आया। रमेश खन्ना सर, जो कि दिल्ली के हैं।
उनका मेरे पे फ़ोन आया, उन्होंने मेरे से कहा विवेक आपका ऑडिशन तो हमें ठीक लगा, हाँ, लेकिन आप जो है थोड़ा दाढ़ी अपनी कटवा के ट्रिम भेजिए। कर लेते। हाँ, तो जिस बात का डर था वही जिस हुआ। बात का डर था वही हुआ। हाँ। मैंने फिर दाढ़ी अपनी कटवा के भेजी, दोबारा से ऑडिशन भेजा, हम्म, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब अब सही लग रहा है, हम्म, लेकिन थोड़ा सा और छोटी करवानी है। 2 नंबर थी, 1 नंबर करवानी पड़ी। हाँ, उस टाइम फिर नाई की दुकान भी बंद हो गई थी, रात का टाइम था, मैंने बना के ऑडिशन बना के भेज दिया। हम्म, फिर उसके अगले दिन हल्द्वानी चला गया मैं छावड़ा सर के साथ। हम्म, फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा दोबारा ऑडिशन लिया हम्म, अलग स्क्रिप्ट पे। तो मैंने ये तब भी नहीं पूछा ये शूटिंग किस चीज़ की चल रही है। इतना पता है सीरियल है, लेकिन किस चीज़ का मुझे नहीं पता। ऑडिशन दिया। उसके बाद फिर मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि फ़ोन आएगा। तो फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद दोबारा गया। दोबारा फिर मेरे साथ एक फ्रेंड थी, उसका तो सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ। मेरा नहीं हुआ। हाँ, मैं घर आ गया, फिर मैंने सर से ना पूछ लिया। मैंने कहा सर आप क्लियरली बताइए कि सर क्या मेरे को इसमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं 2-3 बार ऑडिशन दे चुका हूँ, कहीं ना कहीं अगर मेरी गड़बड़ है तो वो भी मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को सुधारूंगा। एक एज एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस काम को सुधारूं, लेकिन मुझे एटलीस्ट बताइए कि मेरी गलती कहाँ है। तो वो मुझे नहीं बता रहे थे। सर ने मेरे को इतना कहा कि विवेक आपके लिए एक बड़ा सा काम चुना है हमने, तो वो आपको मिलेगा। अब उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था, मैं खुद से सोचने लगा। मैंने कहा शायद क्लियर नहीं बता रहे हैं, एक बड़ा काम कह के शायद मेरे को घर भेज रहे हैं, टाल रहे हैं। हाँ, घर आ गया, उम्मीद छोड़ दी। 2-3 दिन हो गए, कुछ नहीं, फोन आया, कुछ भी नहीं। उसके बाद अचानक एक दिन रात को फोन आया, विवेक आपको कल सुबह हल्द्वानी आना। मैंने कहा है, और दाढ़ी वैसी 1 नंबर मशीन पे करवा के आना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर मैं चला गया हल्द्वानी। वहाँ अच्छा, जो मेरे साथ लड़की उसमें हीरोइन थी, को आपके जो एक्ट्रेस, हाँ जो एक्ट्रेस थी, तो उसने मेरे से कहा कि सर बड़े स्ट्रिक्ट है डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर का नाम लूँगा यहाँ, प्रदीप भाटिया जी। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मतलब आप यहाँ पहले भी जितने भी लड़के आए हैं उन सबका रिजेक्शन हो रखा है। उसने पहले डरा दिया। अब भाई ऑडिशन में तो हो गया पास, तो इतना मुझे पता लग गया कि यहाँ पे ऑडिशन अभी फिर से ही हो रहा है। हालांकि हम सेट पे तो आ गए शूट करने, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। तो मैंने फिर जब 2-3 दिन शूट करा, उसके बाद जो है अपनी फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया पे अपलोड करा कि हाँ मुझे काम मिल गया है। उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो कौन सा है। फिर जब मैं 2-3 दिन तक लगातार शूटिंग करी, फिर मैंने पूछा सर मेरा किरदार कौन सा है। तब पता लगा अरे यार ये तो आपका मेन रोल है, लीड रोल है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि डीडी नेशनल में मुझे लीड रोल का काम मिला। जैसे आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं, डीडी नेशनल के ही सीरियल आज चल रहे हैं। हाँ, और इसमें मैं एक छोटी सी बात ये भी कहूँगा, जब मैंने डीडी नेशनल के लिए ये मुझे रोल ऑफर हुआ था, काम मिला था, जब मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, तब लोग मुझसे कहने लगे कि विवेक भाई तुम तो मुंबई के सपने देख रहे थे, डीडी नेशनल, अब तो तुम डीडी नेशनल पे आ गए। मेरे जानने वाले भी कुछ ऐसे कह रहे हैं, अरे यार आज के टाइम पे कौन देखता है दूरदर्शन वगैरह, सब पुराने चैनल है ये। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आया। फिर मैं अपने दोस्तों से बात करता था, कहते यार कम से कम काम तो मिला, ऐसा काम मिला जो सरकारी चैनल है। कभी ना कभी, जैसे आज भी आप देख रहे हो बुनियाद एक सीरियल वो चल रहा है, आने वाला दूरदर्शन पे, तो ऐसे ही मैंने कहा एक प्रोजेक्ट मेरा बन के वहां पे तैयार हो जाएगा, पड़ा रहेगा उन पे वो डेटा, एक प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। तो वो मैं एज एन एक्टर वो मैं समझ रहा हूँ, वो और कोई नहीं समझ रहा। लेकिन आज आप भी आप देख रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो दूरदर्शन नहीं देख रहा। इस टाइम पे सब एंटरटेनमेंट लिए दूरदर्शन ही देख रहे हैं, लॉकडाउन में सब दूरदर्शन देख रहे हैं। तो देखिए मतलब ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही, उस माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया, जो मेरे से कह रहे थे कि दूरदर्शन नहीं चलेगा, आज पूरी दुनिया दूरदर्शन देख रही। कहीं ना कहीं हाँ, मेरा सीरियल जो है लॉकडाउन में अटक गया है। बहुत जल्द मेरा ये सीरियल आएगा, सो आप लोग देखना मत भूलना। मैं वैसे इस बारे में अपलोड करूंगा जब ये सीरियल आएगा। तो मुझे भी वैसे बेसब्री से इंतजार है कि मेरा एक लीड रोल मैंने कैसा निभाया। तो उसके बाद एक ये मेरा सीरियल है, उसमें सीरियल का नाम है शहर करीब है। इसके बाद दूसरा सीरियल भी मैंने इसी में करा है दूरदर्शन के लिए, उसमें करेक्टर आर्टिस्ट का रोल है मेरा। अच्छा। हालांकि मेरे से डायरेक्टर सर कह रहे थे विवेक अगर आप पहले आते तो हम आपको इसमें भी लीड रोल, तीनों में लीड रोल देते। 3 सीरियल की शूटिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं खैर जितना भगवान ने देना था उतना दे दिया। एटलीस्ट मुझे प्लेटफॉर्म तो मिला घर बैठने से। मेरी एक उम्मीद जगी कि हाँ अभी तू इसी लाइन में ही कंटिन्यू कर।
तो कहीं ना कहीं वो भैया भाभी का कहा हुआ मेरे कानों में आता था कि हाँ हिम्मत मत छोड़ना, वरना मैं तो शायद फैक्ट्री की ओर चला गया था, काम मांगने लग गया था लोगों से कि मेरे को काम दे दो, मेरे को पैसा चाहिए। तो वो फिर पैसों में फिर मैं जब कमाने लगता इतना खो जाता कि शायद फिर मैं ये सपना आगे की ओर नहीं ले जाता। हाँ, तो यहाँ तक की अभी मेरी कहानी है। बाकी आगे अभी छोटा मोटा अभी काम कर ही रहा हूँ। बाकी मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ म्यूजिक एल्बम भी करी थी। सितारगंज के अंशुल रस्तोगी है, उसके साथ भी 2018 में भी काम किया था मैंने। तो कुछ ऐसी बातें जो नहीं बीच में मैं कह पाया हूँ, तो अब तो जितना ध्यान आया मैंने बोल दिया। बाकी अब चल ही रहा है। एक एक्टर के लिए तो कभी देखिए एंडिंग नहीं होती है, उसके लिए तो काम ही सब कुछ है। जैसे छाबड़ा सर जी का आप देख रहे हैं, आज 63 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। वो बहुत मोटिवेटेड हैं काम करने जी, तो उनसे देख के मतलब ऐसे सीनियर लोगों से देख के मुझे बड़ी हिम्मत मिलती कि हाँ यार वो भी एज एन एक्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे अभी शायद हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि मुझे भी काम मिल रहा है। अब बात आती है जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसका मेन मुद्दे की, कि हाँ जैसे आपने एक बार बीच में भी पूछा था मेरे से, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, शुरुआत करने के लिए पहले तो खुद को मनाना होगा कि मैं एक्टर हूँ। पहले खुद से मानना होगा कि मैं एक्टर हूँ। जब तक वो खुद से नहीं मानेगा कि मैं एक्टर हूँ, तब तक वो एक्टर नहीं है। एक यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आती है जो कि है सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब लोग अपने आप को मतलब मानते नहीं है कि जैसे कोई जिसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जैसे मान लो तो उसके 100 सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूबर है पर वो मानता नहीं है। वैसे ही आपने जैसे एक्टिंग का स्टार्ट करा है तो अपने आप को पहले से मानना पड़ेगा कि एक्टर हो। बिल्कुल मानना पड़ेगा। मैंने भी ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने, मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरे भी आज या कल में 100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए हैं। तो हालांकि मैं उसमें क्या डाल रहा हूँ, मैं उसमें सिर्फ अपने काम ही डाल रहा हूँ। मेरा कोई फिक्स कंटेंट नहीं है कि मैं फिक्स कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाऊं। मेरा जो काम है, जो डेटा है, मैं वो डाल रहा हूँ। अच्छा, ये डालने का मतलब भी यही है, कल को मेरे पास दिखाने के लिए मोबाइल ना हो तो मैं किसी और के यूट्यूब में डाल के दिखा सकता हूँ मैंने ये काम करा है, लिंक सेंड कर सकता हूँ। तो एक ये है। और दूसरा, एज एन एक्टर अगर बनना है तो सबसे पहले तो खुद को समझना होगा, और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेनिंग जाके लीजिए, लेकिन टेक्निकल चीजें इतनी होती है ना, कैमरा फेस करना, लाइट फेस करना, और किस तरीके से बोलना, शॉट्स कैसे होते हैं, मतलब ये सब चीजें की टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक एज एन एक्टर। तो जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं उन सभी से यही कहूंगा, आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद जो है मुंबई जाइए। मैंने भी इतने साल हो गए, मैं भी ट्रेनिंग आज भी ले रहा हूँ। ट्रेनिंग तो चलती ही रहेगी जब जब काम मिलेगा। और मैं एक इन सब चीज़ों से बहुत वो सावधान करना चाहूँगा, जो ये मुंबई में 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम करके उसके बाद आके घर में आके अपना ही खुद का एक बैनर खोल लेते हैं, अपनी ही दुकान खोल लेते हैं, स्कूल नाम से खोल लेते हैं कि हम भैया एक्टिंग सिखाएंगे, यहाँ पे एक्टिंग सिखाएंगे। तो उन दुकानों से बचिए, क्योंकि मैं उन दुकानों में बहुत गया हूँ, मैंने बहुत धोखे खाए हैं। मैं देखिए, मैं आपके इंटरव्यू के जरिए मैं अपनी सारी सच्चाई रखना चाह रहा हूँ। जो जो मेरे साथ बीता है मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ इसमें बनावटी बातें नहीं कहूँगा। देखिए, आज मैं हूँ, आज मेरे पीछे कोई नहीं है। माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे भैया भाभी का सपोर्ट है, उस ऊपर वाले माता रानी की कृपा है। बस इनके सहारे ही मैं आज इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस टीवी सीरियल की दुनिया में आज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे इस जर्नी में पीछा कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं पर्सनली नाम लूँ, लेकिन हाँ, भूषण छाबड़ा जी जो है वो मेरे को फोन करते हैं आज भी। ऐसे ही दीपक सर जो है मेरे टीचर है, उनको मैंने दिल से गुरु माना है। उनके पास भी कोई काम होता है मेरे को फोन करते हैं। जो एज एन एक्टर मेरे को एक्टर के तौर पे देखते हैं तो वो मुझे फोन करते हैं आज भी। तो मैं यही कहूंगा, बैनर जो लगते हैं, जो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, उन्हें जेन्युइन एक्टिंग स्कूल मिल नहीं पाता उन्हें। हाँ, जेन्युइन नहीं मिल पाता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अनुपम खेर के स्कूल में जाइए, एडमिशन लीजिए। उनकी फीस इतनी हाई है, 3-4 लाख की, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कोई भी गरीब बच्चा होगा या कोई भी मिडिल क्लास का होगा, लोअर क्लास का होगा, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हालांकि उसका सपना एक्टर बनना है। तो खुद से ही क्रिएट करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को पहले मनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस फील्ड में जाने के लिए कितना वो अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। इस टाइम पे डिजिटल नॉलेज भी इतनी हो गई है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बहुत हो गए। हाँ, और बाकी इतने सोशल मीडियाज हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ से आजकल तो यूट्यूब पे इतना सब कुछ है, सब एक्टिंग की जितनी नॉलेज है सब उसमें मिल जाएगी। सारी टेक्निकलिटीज नॉलेज। जॉइन फिल्म्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सारा इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, जो नया है इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही मैं भी देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ खाली टाइम में। तो आज भी मेरी ये जर्नी चल ही रही है।
अभी बीच में कुछ टाइम पहले मेरे पे नोएडा से फिल्म सिटी से भी फ़ोन आया था। एशियन अकेडमी फिल्म टेलीविज़न करके अनिल कपूर जी का स्कूल है। तो वहाँ पे भी जो कॉलेज है वहाँ की, अच्छा मैं अब मेरे को ध्यान आया, मैं यहाँ का पूरा ही ले लेता हूँ। बचपन में मेरा ये भी सपना था कि मैं एशियन अकेडमी फिल्म टेलीविज़न में ही अपना एडमिशन लूँ। आफ्टर में मार्वल स्टूडियो सुना होगा, तो उसी का ही वो है पूरा। उसकी फ़ीस कितनी है? 4-5 लाख है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास का हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो वो सपना मेरा ऐसे ही रह गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ शायद मैं वहाँ जाता, कुछ और अच्छे लोगों से मिलना होता, उठना बैठना होता, अच्छा कुछ सीखने को मिलता। तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे मेरे पे फ़ोन आया। वो क्यों आया? केवल मेरे सीता की रोल की वजह से, जो मैं यहाँ लोकल में रामलीला में करता हूँ, जिसकी वजह से आपको मजाक उड़ाया जाता था। हाँ, मजाक उड़ाया जाता था। उसकी वजह से ही मुझे नोएडा में विकास सिंह जी हैं, उनका फ़ोन आया कि विवेक आप नोएडा आइए, आपके लिए एक फिल्म वगैरह हम सोच रखे। तो उसमें भी मेरे को लीड रोल मिल रहा था, 3 किरदार बताए गए थे। तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन तो मेरा हो गया था। लेकिन फिर मेरा दिल्ली रहना, अप डाउन करना, ये थोड़ा दिक्कत हो गया था, वही फाइनेंशियल की वजह से। तो कुछ ना कुछ उनका बैलेंस, मतलब बजट इतना नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो फिर उन्होंने किसी और किरदार को ले लिया। लेकिन एटलीस्ट मैंने नोएडा में गया, आफ्टर में देखा कि हाँ वहाँ क्या होता है, कैसे प्रोसेस, हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कैसे एक्टिंग सिखा रहे हैं, कैसा होता है। थोड़ा बहुत मतलब क्लासेस वगैरह देखी मैंने छुप छुप के, तो काफ़ी कुछ समझ आ रहा था कि क्या कैसे होता है। तो उस मुकाबले में ये कहूँगा कि मैंने जहाँ से डीजीएम से सीखा है, तो मैंने कोई गलत ट्रेनिंग नहीं ली है। तो देखिए, जहाँ एनएसडी में भी आप देखेंगे 20 से 30 सीटें होती है पूरे इंडिया में, या एफटीआई वगैरह में भी, जहाँ 50-60 होंगे या 100-200 बच्चे होंगे, वहाँ एक इंडिविजुअल कैसे ट्रेनिंग ले पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा दूसरों की सोच अलग होगी, लेकिन मेरा मानना है कि मैं नहीं सीख पाता उस भीड़ में। बट मैंने फिर जहाँ से सीखा, मैं आज काम कर रहा हूँ, मुझे आगे काम मिल रहा है। बाकी आप लोगों का प्यार है, बाकी जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन सबका प्यार है, जिनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ लगातार इस फील्ड में। आपसे बहुत सारी बातें हुई जी। तो अगर आप, जैसे अभी एक्टर हैं, आप एक्टिंग फील्ड में ही आगे आपको काम करना है जी, तो एक्टर नहीं होते तो आप क्या करते या क्या होते? इसका जवाब तो वैसे मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि नहीं, जैसे बचपन में सबका सपना रहता है, जैसे मैंने वही सोचा था ना, जब मैं छोटा था तो मैं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जब 6th-7th में हुआ करता था मैं। तो वैसे ही सबका बचपन में रहता है। आपने क्या सोचा था, कुछ ऐसा था? बचपन में वही मैंने बताया था, मैं जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ना, हम उसी में ही सोच लेते हैं कि यार हम यही बन जाएंगे, क्रिकेटर बन जाएंगे। तो एक्टर नहीं होता तो इसका जवाब तो वैसे मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इस फील्ड के अलावा अभी तक तो मैंने फिर कुछ सोचा ही नहीं है। जब मेरे को होश आया, इसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, और आज भी मैं इसी की ओर ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने 12th अभी कंप्लीट करी है, तो उसके बाद भी अभी मेरा पढ़ाई में एवरेज हूँ, कुछ ज़्यादा उन सब चीज़ों में मन नहीं है। या कोई और फील्ड अभी चुन लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो करना तो यही है, अगर होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। लेकिन कुछ अभी मैंने ऐसा पैदा नहीं किया अपने मन में कि अगर मैं ये नहीं होता तो क्या होता। ऐसा नहीं सोच के चल रहा मैं, नेगेटिव सोच के ही नहीं चल रहा हूँ। एक्टर ही बनना है। मुझे इतना पता है, कुछ ना कुछ तो वो माता रानी कुछ ना कुछ तो मेरे को दे ही देगी। अगर मैं कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा हूँ, या कुछ इतना तो भगवान भी देख रहा होता है कि हाँ यार बच्चा लगा पड़ा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो फल मिल ही जाएगा। आपको जैसे जितनी बात हुई है आपसे जी, तो आपको क्या लगता है, अगर कोई बंदा जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है, तो अगर उसके अंदर मेहनत करना चाहता हो, पेशेंस हो, धैर्य हो और जुनून हो, तो क्या कर सकता है? यही सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज एन एक्टर। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। अगर पेशेंस नहीं है तो बेकार है फिर आपके लिए फील्ड। क्योंकि देखिए, एक होती है जॉब 8 to 8, इसमें कोई जॉब नहीं है। इसमें जब आपको रात को 12 बजे कॉल आएगा, आपको पहुंचना है। एक तो टाइम उसमें होना चाहिए आपके अंदर, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर पेशेंस है तो पेशेंस आपको ये दिखाएगा कि आप ऑडिशन दे रहे हैं तो आप में कितना वो है कि आप कितनी देर तक ठहर सकते हैं। मान लो वही ऑडिशन आपका 1 महीने बाद जाके आपको कॉल आ रही है, तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटीज़ एज एन एक्टर पहले ये होना ज़रूरी। एक एक्टर ही नहीं, हर चीज़ में ये क्वालिटीज़ तो मायने रखती है। आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, शूट से पहले आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुंबई फिल्मी दुनिया का गढ़ माना जाता है जी, आपने अपने शहर से शुरुआत करी जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक्टिंग करनी है या फिर इस
फील्ड में जाना है तो मुंबई जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, मुंबई तो मेन है। अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए आप कोटा जाएंगे, तो वैसे ही एक एक्टर का वही गढ़ है, उसको मुंबई ही जाना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो लोकल में काम करेगा तो लोकल में कब तक काम कर लेगा, उसको लोकल के ही लोग जानेंगे। हाँ। अगर आपका सपना है कि आपको पूरा देश जाने, पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, या पूरा बॉलीवुड में एक अच्छा नाम कमा सके, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके मन में अगर ये है कि मैं एक शौकिया तौर पे एक्टिंग कर रहा हूँ, तो और साइड में कुछ और बिजनेस करना है, कुछ और काम करना है, तो वो आपकी फिर सोच है कि आप यहाँ पे रह के काम करिए और अपना पार्ट टाइम काम भी करिए। लेकिन एक अगर एक्टर ही बनना है तो उसके लिए आपको मुंबई जाना ही पड़ेगा। और जाना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के चले जाओ, पूरी नॉलेज के साथ और पूरे पैशन के साथ। जैसे आपके पास शुरुआत में नॉलेज नहीं थी तो आपको बहुत सारा धोखा मिला है, फेक लोग मिले हैं, बहुत फेक लोग मिले। तो ये मानना है कि पहले नॉलेज इकट्ठा कर लो। पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब है जी, बहुत सारी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद जाइए जी मुंबई। हाँ, बहुत से ऐसे यूट्यूब पे चैनल है जो जेन्युइन, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे ही जेन्युइन वो लोगों के इंटरव्यूज लेके काम करते हैं। जैसे गरिमा गुड लाइफ का आपने पहले बताया था मेरे को, तो वो एक बहुत अच्छी मतलब एक्ट्रेस भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वही काम आप लोग भी कर रहे हैं, फील्ड की नॉलेज प्रोवाइड हाँ, करा रहे हैं, फील्ड की नॉलेज और एक रियलिटी दिखा रहे हैं हमें। कुछ लोग होता है ना कि हाँ चलो इनका नाम प्रमोट करने के लिए हम अच्छे अच्छे बैनर लगा देते हैं जिससे पब्लिक खींचे, तो वो चीज़ हट के एक यूट्यूब ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रखा है जिससे रियलिटी नजर आए लोगों को, जो असलियत, जो हकीकत क्या है उस इंडस्ट्री की। मैं भी पहले सोचता था, जैसे मेरे को नोएडा से कॉल आई थी फिल्म सिटी के लिए, मेरे मन में पहले ये था कि मैं आफ्टर में एडमिशन ले लूँ एशियन अकेडमी फिल्म टेलीविज़न, लेकिन मैं एडमिशन क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा थी और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि वो स्कूल कैसा है। बट जब मैं वहाँ पे गया, विकास सिंह जी का मेरे पे फ़ोन आया था वहाँ से कि ऐसी ऐसी फिल्म की बात चल रही है, तो उन्होंने मेरा काम क्या देखा, मेरा जो मैं आपको लेडीज़ किरदार बता रहा था, मेरा लेडीज़ किरदार देख के ही मुझे वहाँ पे मुंबई बुलाया गया। अच्छा, तो वो किरदार से मेरे को दिल्ली बुलाया गया, नोएडा। तो वहाँ पे फिर जब मेरी मीटिंग हुई तो रोल तो पूरा फिक्स हो गया था, बट बाद में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी जिसको जो उनको जल्दी शूट करना था। और मेरी उस टाइम शूटिंग दूरदर्शन में भी चल रही थी, मैं दूरदर्शन का काम नहीं छोड़ सकता था। इस वजह से जो है शायद उन्होंने कोई और एक्टर चुन लिया। बट मुझे वहाँ का नेचर, वहाँ का जो कल्चर है वो चीज़ पता लग गई कि एशियन अकेडमी फिल्म टेलीविज़न एक कैसा एक्टिंग स्कूल है। वहाँ का रहन सहन, मतलब जो मैंने उस 2-3 घंटे में देखा वो मुझे समझ आ गया। मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्टिंग की नॉलेज तो फिर वही मिलेगी जहाँ 15, 20 या 30 स्टूडेंट्स हो। अगर कॉलेज टाइप एक एक्टिंग स्कूल है तो वहाँ पे आपको टीचर पढ़ा के चले जाएगा, क्या होगा, लेक्चर देगा, चले जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज है वहाँ पे एक्टिंग स्कूल में जो हैं उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है या खाली बोर्ड में ऐसे मार्कर में लिख के? वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि देखिए ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे वो लोग। उनका काम क्या, आपको कोर्स दे देंगे, वो आपको बता देंगे कि ये होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। वो प्रैक्टिकल तो इतना नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये बता देंगे कि हाँ इम्प्रोवाइजेशन ये होता है, मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, हाँ राइट कर देंगे, उसमें लिख देंगे। अब देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है, वैसे मैं इस चीज़ को गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग वहाँ सीखी जा सकती है जहाँ 15-20 स्टूडेंट्स हो। जैसे NSD में काफ़ी कम लिमिट्स होती है, तो 25 से 30 बच्चों का होता है उनके पास, उनका ही देख लीजिए आप। तो ऐसे अगर बहुत मान लीजिए 100-200 एक क्लास में, तो कैसे वो खुद को अपने आप को सिखा पा रहा है, कितना अपने आप को आगे ग्रो कर पा रहा है, ये बहुत अपने आप में सोचने वाली बात है। और आपने अपने नाना नानी का जिक्र नहीं किया इसमें। मैंने जैसे इतने भी इंटरव्यू होते हैं उनमें नाना नानी कोई जिक्र नहीं होता जी, कभी। जी, जी। पर वो हमारे फोर फादर्स में आते हैं, हमारी पिछली जनरेशन है वो। जी जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्या प्रोफेशन है उनका? मुझे इतना तो याद है, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं गया था तो नानी की डेथ पे ही गया था। अच्छा, उस टाइम तो मुझे होश भी नहीं था इतना, ऐसा था। बाकी मैंने नाना नानी को तो वैसे देखा ही नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। आपकी मम्मी ने कुछ बताया हो या पापा ने? हाँ, मेरे जो नाना जी थे वो एक बहुत बड़े शाहजहानपुर में ज्योतिष थे। भगवान दास के नाम से उनका नाम है, नाम से जाना जाता है। तो मतलब वो ज्योतिषगिरी में ही थे, वो बता देते थे एस्ट्रोलॉजर। हाँ, तो वो बता देते थे, जो बताते थे वही सच होता था। इवन उन्होंने अपनी मौत तक बता दी थी, प्रेडिक्ट कर दिया था। हाँ, अपनी मौत तक बता दी थी कि इस महीने में मेरी मौत होनी है, और वो महीना वो घर भी बैठे
उन्होंने सोचा मैं शायद इस महीने में बाहर नहीं जाता हूँ तो शायद मैं बच जाऊँगा, हम्म। लेकिन वो लास्ट वाले दिन निकल गए और ट्रेन से कट के उसकी उनकी मौत हुई है। तो ये बहुत दुख वाली बात है, मतलब ट्रेन से कटना। हम्म। तो ट्रेन वाले ने भी घर में आके माफ़ी मांगी थी, हम्म। क्योंकि पूरा शाहजहानपुर उनको जानता था कि अच्छा। कितने बड़े ज्योतिष है। जैसे कोई कहता था गुरुजी या कुछ भी कहते थे, तो हमारे पैसे खो गए, तो एक ने बाजू, उन्होंने कहा बाजू नीचे करो, बाजू नीचे करी तो यहाँ पे पैसे निकले थे उनके, जैसे अच्छा। पुराने टाइम में ऐसे हाँ, बाजू ऊपर करते हाँ, थे। यहाँ पे पैसे छुपा हाँ, लेते तो थे। वो इतने बड़े ज्योतिष थे। हम्म। और नानी का तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन अच्छे ही होंगे, सब अच्छे ही होते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर होते तो शायद वो भी मुझे देखते, उनका आशीर्वाद भी मुझे चाहिए था। वो जहाँ भी हैं आपको देख रहे होंगे। जहाँ भी हैं देख रहे होंगे, बस मेरा, बस अगर वो देख रहे हैं तो बस उनका प्यार मेरे साथ बस बना रहे, यही मैं मांगता हूँ। तो फिर थैंक यू विवेक भाई, आपने you. इंटरव्यू दिया और बहुत सारी रियलिटी चीज़ें बताई कि असली में चल क्या रहा है वहाँ पे, असलियत बताई आपने। जी जी तो जैसे हम, मेरा मानना है कि जैसे फिल्मों के लास्ट में लिखा हुआ आता है दी एंड, जी। पर किसी चीज़ का मेरा मानना है कि दी एंड नहीं होता है, हाँ क्योंकि जी। जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई तो वहाँ हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है फिल्मों में ज़्यादातर। बिल्कुल। तो हैप्पी एंडिंग बात तो मतलब कहानी शुरू हुई है। जी जी। तो उसी हिसाब से हमने टैगलाइन बनाई है एक, कि जस्ट अ बिगनिंग। तो कैमरे में देखिए, जस्ट अ बिगनिंग। और जो जो ये मेरा इंटरव्यू लोग देख रहे हैं उन सबको सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मेरे लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। और आई होप, मैं जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोग अभी भी भटक रहे हैं कि इस फील्ड में कहाँ से शुरुआत की जाए। तो मैं भी ऐसे ही भटक रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू से लोगों को ये बात समझ आएगी। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा चंदन भाई का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकूँ। और दीपक गौतम भाई का, जिनका ये यूट्यूब का चैनल है फिल्मी चाणक्य, आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू ये लोग लाएंगे, और देखते रहिए। सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।